गुड मॉर्निंग बच्चों। भारतीय भूगोल में हम आज पढ़ेंगे नदी अपवाह तंत्र। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, पहले आप बेसिक चीजों को समझिए। अपवाह तंत्र में हमें पढ़ना क्या है। अपवाह तंत्र किसे कहते हैं? देखिए, आपने नदी देखा होगा, नदी, ठीक है। अब हम छत्तीसगढ़ से हैं, तो ये आपको एक नदी दिख रही है जिसका नाम है महानदी। इस नदी में बहुत सारी आपको सहायक नदियां भी देखने को मिलेंगी, है ना। जैसे शिवनाथ नदी, हसदेव नदी, जोग नदी, मांड नदी, ऐसी बहुत सारी इनकी सहायक नदियां आपको देखने को मिलेंगी। इन सभी नदियों को एक साथ हम बोलेंगे अपवाह तंत्र। और एक होता है नदी द्रोणी, ये हो गया अपवाह तंत्र। एक मुख्य नदी के साथ बहुत सारी नदियों का एक साथ समुद्र तक की दूरी तय करना, यह अपवाह तंत्र कहलाएगा। अब एक शब्द सुना होगा आपने, नदी द्रोणी। मुख्य नदी के पास आने वाली नदियां कहां कहां से पानी लेकर आ रही हैं, इस मुख्य नदी को कहां कहां से पानी प्राप्त हो रही है, यह इस महानदी की द्रोणी कहलाएगी। और इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, यह कहलाएगा बेसिन। यह पूरा क्षेत्र महानदी बेसिन कहलाता है। जैसे हम लोग भी अभी है ना, तो महानदी बेसिन में ही है, क्योंकि हमारे नजदीक में शिवनाथ नदी, और शिवनाथ नदी सहायक है महानदी की, तो हम लोग महानदी बेसिन में। क्लियर है? तो अपवाह तंत्र, द्रोणी और बेसिन का मतलब आपने समझ लिया। दोआब किसे कहते हैं ये समझ लो। दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है, उपजाऊ मैदान होता है, उसे दोआब कहते हैं। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, जैसे पंजाब, 5 नदियों के बीच का क्षेत्र उपजाऊ क्षेत्र पंजाब, वैसे ही 2 नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब। हम लोग शिवनाथ महानदी दोआब में है, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये वाला राजनांदगांव में जहां हम लोग रह रहे हैं, यह शिवनाथ और महानदी के मध्य का क्षेत्र है, तो इसे हम लोग शिवनाथ महानदी दोआब भी कहते हैं। क्लियर है? अब मैं अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसको आपको समझा रहा हूं, समझिएगा। ठीक है, अपवाह के प्रकार, तो 2 प्रकार के अपवाह तंत्र आपको दिखाई देंगे। एक दिखाई देंगे क्रमबद्ध, और दूसरे दिखाई देंगे अक्रमबद्ध। ये 2 प्रकार के दिखाई देंगे अपवाह तंत्र। क्रमबद्ध और अक्रमबद्ध में अंतर समझिए। जैसे एक नदी ऐसे बह रही है, फिर अचानक से कोई सा पहाड़ आ गया, यहां पे कोई सा यहां पे पहाड़ आ गया, अब ये नदी अपना रास्ता चेंज कर देगी। अब देखेगी मुझे आगे जाने के लिए ढाल किधर है, तो आगे जाने के लिए ये पहाड़ बोलेगी नहीं नहीं सीधा मत जा भाई, ऐसे घूम ले और आगे बढ़ जा। तो जो नदियां ढाल का अनुसरण करती हैं उसे बोलते हैं क्रमबद्ध नदी। ठीक है, जैसे क्रमबद्ध नदियों में आपको कौन कौन सी नदियां देखने को मिलेंगी? जितनी भी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, गोदावरी, ठीक है, उसके बाद फिर आपको कृष्णा नदी दिखाई देंगी, महानदी भी दिखाई देंगी। ये सारी नदियां जो है ना, ये ढाल का अनुसरण करती हैं, तो ऐसे ऐसे बहती हैं, जिधर ढाल मिल गया उधर बहती हैं, ढाल के अनुसार चलती हैं। इनको बोलते हैं क्रमबद्ध नदी। ठीक है, और एक अक्रमबद्ध नदी। आज हम अक्रमबद्ध नदी को ही पढ़ना शुरू करेंगे करके, इसे ज्यादा अच्छे से समझिए अक्रमबद्ध नदी को। देखो अक्रमबद्ध नदी कैसे बनता है। एक नदी जो है, अक्रमबद्ध नदी का एक एग्जांपल है पूर्ववर्ती नदी। अक्रमबद्ध नदी का ही एग्जांपल है पूर्ववर्ती नदी। पूर्ववर्ती नदी किसे कहते हैं? तो ये एक क्षेत्र है, ये एक क्षेत्र है, इस पर पहले नदियां बहती थी, ऐसे ये नदियां बह रही हैं, फिर अचानक से कुछ अंतर्जात बल वगैरह काम करता है, तो यहां पे बीच में कोई पहाड़ आ जाता है, पहाड़ का निर्माण हो जाता है।
अब ये पहाड़ बन गया, लेकिन अब पहाड़ को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनाती। ये बोलती है पहाड़ है ना, तू बन रही है ना, तू ऊपर आ रही है ना, तू अगल बगल से पहाड़ बन जा, लेकिन हमारा रास्ता मत रोक। हम पहले जहां से बह रहे थे आज भी हम वहीं से बहेंगे। कोई भी पहाड़ इन नदियों का रास्ता नहीं रोक पाती। ये नदियां जैसे के तैसे अपने ही रास्ते में चलते रहती हैं। इनको बोलते हैं अक्रमबद्ध नदी। ढाल का अनुसरण नहीं करती, ये शुरू से अपने ही ढाल में बह रही है। ऐसा नहीं कि यहां पे पहाड़ आ गया तो कहीं दूसरे साइड से अपन निकल लें, ऐसा नहीं। पहले जहां से बह रही थी ये आज भी वहीं से बह रही है। अगर मान लो जब पहाड़ निर्माण भी हो रहा है, ये नदियां अपने रास्ते को नहीं देंगी, ये अपने रास्ते में ही बहते जाएंगी। अगल बगल में आपको पहाड़ दिखाई देंगी। इन नदियों में आपको देखने को मिलेगा गंगा नदी, सिंधु नदी, ये नदियां आपको यहां पे देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनको बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। ठीक है, अब देखो प्रवाह प्रतिरूप भारत में किस प्रकार के हैं। प्रवाह प्रतिरूप या अपवाह प्रतिरूप बोलेंगे इसको। भारत में मैं 3 प्रकार का प्रवाह प्रतिरूप आपको दिखाऊंगा। एक तो मिलेगा वृक्षाकार। नदियां किस किस प्रकार की आकृति बनाती हैं, इसको बोलते हैं अपवाह प्रतिरूप। नदियों को आप थोड़ा ऊपर से देखोगे तो कैसे दिखेंगी, एक वृक्षाकार दिखेंगी, और एक दिखेंगी अरीय प्रतिरूप, और एक दिखेंगी समानांतर प्रतिरूप। अब ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे आप गंगा नदी को देखेंगे, ये गंगा नदी निकली और बंगाल की खाड़ी तक सफर तय करती है। इस बीच में इससे कई प्रकार की नदियां आकर मिलती हैं। गोमती, महानंदा, रामगंगा, सोन नदी, ऐसी बहुत सारी नदियां आकर मिलती हैं, यमुना। और इन नदियों में भी बहुत सारी नदियां जाकर मिलती हैं। जैसे सोन नदी में बहुत सारी नदियां जाकर मिलेंगी, यमुना में बहुत सारी नदियां जाकर मिलेंगी, गंगा में छोटी छोटी बहुत सारी नदियां जाकर मिलेंगी। तो ऐसे भी मतलब आप इस नदी को जब आप देखोगे तो ये एक प्रकार का आपको झाड़ी जैसा दिखाई देगा, वृक्ष जैसा दिखाई देगा। इसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह तंत्र। और दूसरा रहेगा अरीय। अरीय का मतलब होता है एक ऐसा स्थल है जहां से बहुत सारी नदियां अलग अलग दिशाओं में निकल रही हैं। जैसे मैं इसको मान के चलता हूं अमरकंटक चोटी। ठीक है, ये अमरकंटक की चोटी है। अमरकंटक चोटी से अलग अलग दिशाओं में अलग अलग नदियां निकलती हैं। जैसे ये हो गई सोन नदी, गंगा की सहायक, और एक नीचे की ओर आती है, मध्य प्रदेश में बहती है, ये जोहिला नदी बोलते हैं इसको। और एक जो अरब सागर तरफ पश्चिम भारत की सबसे लंबी नदी, पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी कहलाती है नर्मदा। तो इसे बोलते हैं अरीय अपवाह तंत्र। ये एक ही चोटी से निकल रही है लेकिन 3 अलग अलग दिशा में जा रही हैं। और एक देखने को मिलेगा आपको समानांतर। ठीक, अच्छा, इसके एग्जांपल, वृक्षाकार के एग्जांपल सबसे ज्यादा दिखेंगे ना आपको भारत में। जैसे गंगा भी है, सिंधु भी है, ब्रह्मपुत्र भी है, महानदी भी है, और गोदावरी भी है। ठीक है ना। और इसमें आप अपवाह तंत्र में नर्मदा लोगे, क्योंकि सोन गंगा की सहायक नदी है, तो फिर गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा बन जाती है सोन। समानांतर अपवाह तंत्र में आपको देखने को मिलेगा कृष्णा और कावेरी। ये कैसा थी मालूम है? जैसे एक नदी बह रही है, ये नदी बही, कृष्णा नदी, तो इसकी जो सहायक नदी है ना, एकदम से ऐसे जाके ऐसे नहीं मिलेगी। पहले एक लंबा दूरी तय करेगी, फिर धीरे से मिलेगी, फिर अगली नदी लंबा दूरी तय करेगी, फिर मिलेगी। तो ये ऐसे समानांतर, वृक्ष के ना ये अरी जैसे दिख रहा है, ना ये वृक्ष जैसे दिख रहा है। और एक नदी अपनी मुख्य नदी में मिलने से पहले थोड़ा सा सीधे सीधे लंबी दूरी तय करती है। इसको बोलते हैं समानांतर अपवाह तंत्र। ठीक है, तो ये कृष्णा एवं कावेरी, इस प्रकार का आपको अपवाह प्रतिरूप देखने को मिलेगा। इसको आप बाद में नोट कर सकते हो। ठीक है, मेन जो ये समझ उत्पन्न कर रहा है। ठीक, फिर हम भारतीय नदियों को कुछ और तरीके से विभाजन कर सकते हैं। देखिए, भारत की नदियों का विभाजन, अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं
चलिए, ये भारत का मैप बना। अब भारत के मैप में मैं यहां पे बना देता हूं विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत है। तो विंध्याचल पर्वत के ऊपर की जो नदियां हैं इसको बोलेंगे हिमालयीन नदियां, और इसी विंध्याचल पर्वत के नीचे की नदियां कहलाएंगी प्रायः द्वीपीय नदियां। ठीक है, हम दो अलग अलग भागों बांटेंगे नदियों को, एक हिमालयीन नदियां में और एक बांटेंगे प्रायद्वीपीय नदियों में। पहले हम हिमालयीन नदियों को कंप्लीट करेंगे पढ़ के, फिर हम प्रायद्वीपीय नदियों में आएंगे। जब हम प्रायद्वीपीय नदी में आएंगे तो फिर हम इन्हें दो अलग अलग भागों में बांटेंगे। यहां पे जब आप प्रायद्वीपीय भारत को देखोगे तो इधर आपको एक जल राशि दिखाई देगी, हिंद महासागर का एक हिस्सा इधर है जिसे बोलते हैं अरब सागर, और इधर मिलेगी आपको बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी है। तो हम इन्हीं नदियों को फिर से एक भाग में बांटेंगे। वे नदियां जो अरब सागर में अपना जल छोड़ती हैं और वे नदियां जो बंगाल की खाड़ी में जाकर विसर्जित होती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली बहुत सारी नदियां, गंगा भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। जैसे अब ये गंगा हो गई, कौन कौन सी नदी जाएगी देखना, गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, महानदी, दामोदर, दामोदर वो तो गंगा का ही हिस्सा है, स्वर्ण रेखा, ठीक है, महानदी, गोदावरी, गोदावरी, फिर कृष्णा, कावेरी, ये सारी की सारी नदियां अपना जल बंगाल की खाड़ी में जाकर छोड़ती हैं। जबकि इधर हम देखेंगे सिंधु नदी, साबरमती नदी, फिर उसके बाद फिर नर्मदा एवं ताप्ती, ताप्ती, यहां पे फिर गोवा में मांडवी नदी है, जुआरी नदी है। ये नदियां अपना जल अरब सागर में छोड़ती हैं। तो इधर हम पढ़ेंगे, जब हम प्रायद्वीपीय भारत में आ जाएंगे तो बंगाल की खाड़ी पर गिरने वाली नदियां और अरब सागर पर गिरने वाली नदियां, ठीक है ना, हम ये पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अब देखिए, कुछ भौगोलिक चीजों का ना एकदम से स्टेट मैप नहीं होता है, इसको भूगोल के तरीके से समझा जाता है। आप नदियों को, पहाड़ पर्वत को आप सीमा में नहीं बांध सकते, ठीक है ना। अगर आप इसको सीमा में बांधने का प्रयास करेंगे तो आप जीवन भर डाउट में रहेंगे। चलिए, सिंधु उपवाह तंत्र। तो सिंधु नदी का उद्गम होता है तिब्बत में, एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। यह मानसरोवर झील, मानसरोवर झील में ही आपको एक ग्लेशियर देखने को मिलेगा जिसका नाम है बोखरचू ग्लेशियर। ग्लेशियर हिमनद बोला जाता है। ये मिला बोखरचू हिमनद, यहां से उद्गम होती है सिंधु। ये कोई सिंधु नदी, और जैसे ये कश्मीर घाटी में आती है वैसे ये यू आकार से टर्न लेती है और ऐसे कराची के पास ये अरब सागर में मिल जाती है। ये अरब सागर है, यहां तक सफर करती सिंधु नदी। अगर मैं सिंधु नदी की लंबाई की बात करूं तो सिंधु नदी की जो लंबाई है ये लगभग 2880 किलोमीटर है, लगभग। और ये भारत में जो बहती है, भारत में जो बहती है वो बहुत आसान है इसको याद करना, 1114 किलोमीटर। तो 3 बार 1 के बाद 4। तो भारत में इसकी लंबाई, सिंधु नदी 3 देश में बह रही है, चीन में, भारत में और पाकिस्तान में। यह अपवाह तंत्र 3 देश में बहती है। निकल रही है तिब्बत से, तो तिब्बत किसका हिस्सा है, चीन का। फिर ये प्रवेश करती है भारत में, उसके बाद फिर ये समुद्र में मिलती है पाकिस्तान से। तो 3 देशों में बहती है सिंधु नदी। इसकी कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, जबकि भारत में इसकी लंबाई है 1114 किलोमीटर। ठीक, सिंधु नदी जो बहती है ये भारत में 2 पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। ऊपर में आपको दिखाई देगा लद्दाख रेंज, ये लद्दाख की पहाड़ियां हैं, और नीचे में मिलेगा जास्कर। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के मध्य बहती हैं। और यहां पे एक
हिमालय की ऊंची चोटी है जहां से हिमालय शुरू होता है, जिसका नाम है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत के पास ये मुड़कर पीओके की ओर मुड़ जाती है ये, ठीक है ना, उधर चली जाती है, पाकिस्तान की ओर चली जाती है। यहां पे ये गिलगित के पास ये एक गार्ज का निर्माण करती हैं। यहां पे गार्ज का निर्माण करती हैं। तो गार्ज का मतलब क्या होता है? तो अभी मैंने पूर्ववर्ती नदियों का एक एग्जांपल दिया था। पूर्ववर्ती नदियां हिमालय से भी पहले की ये नदियां हैं। हिमालय तो बाद में बना, हिमालय से पहले ये नदियां बनी जिसे हम पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। पूर्ववर्ती नदियों का एग्जांपल देख लो। ये सब पूछा जाता है, आपको 4 ऑप्शन देगा, इसमें से कौन सी नदी पूर्ववर्ती नहीं है बोला जाएगा। तो हिमालय तो बाद में बना, हिमालय से पहले ये नदियां बह रही थी और ये आज भी बह रही हैं। यह है सिंधु, यह है ब्रह्मपुत्र, यह है गंगा और सतलज, यह भी है, ठीक है, यहीं से ही निकलेगी सतलज, अभी देखना नीचे से। तो अब यहां पे हिमालय का निर्माण होना शुरू हो गया, हिमालय ऊपर बढ़ रहा था, तो उस हिमालय को काट काट के आई आकार की घाटी बना दी है। तो नदियों के द्वारा किसी क्षेत्र को ऐसे काटा जा रहा है। यहां पे तो आपको पहाड़ दिखाई देंगे, लेकिन बीच में नदियां बह रही होंगी, बीच में नदियां बह रही हैं। इन नदियों ने इसको ऐसे ऐसे इधर से पूरा इरोजन कर दिया है, अपरदन कर दिया इस क्षेत्र का, और ये बह रही है। ये अपने रास्ते में किसी को आने ही नहीं देना चाह रही है। तो ये जो जगह है ना, ये इस प्रकार का दिखाई देता है, ठीक है ना। इसको बोलते हैं गार्ज, नदियों के द्वारा बनाई गई स्थलाकृति गार्ज कहलाती है। तो यहां पे गिलगित के पास एक गार्ज का निर्माण करती हैं और ये पाकिस्तान में प्रवेश करती हैं और अरब सागर में अपना जल छोड़ती हैं, ठीक है। अब सिंधु की सहायक नदियों के बारे में देखो। अब इसके बाद फिर हम बात करते हैं झेलम नदी का। झेलम नदी का जो उद्गम है यह होता है शेषनाग झील से। शेषनाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है और झेलम नदी अपनी विसर्पण के कारण जानी जाती है। यह झेलम नदी है। झेलम नदी को मैं यहां पे एक बार समझा रहा हूं, पहले समझ लो, फिर इसको मैं मिटा दूंगा। चलिए अब ठीक रहेगा। देखिए, यहां से झेलम नदी निकलती है, तो इसमें विसर्पण होता है। फिर ये ना प्राकृतिक रूप से पाकिस्तान और भारत का सीमा रेखा बनाती है झेलम नदी, बारामूला के पास, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ना, नदियां कैसे होती हैं, देखो ये झेलम नदी आ रही है, ऐसे विसर्पण करते हुए जा रही है, पानी ज्यादा हो गया इस पर, तो ये विसर्पण कर गई। अब विसर्पण कर गई ना, तो धीरे धीरे क्या होता है कि नदियां अपने सीधे रास्ते का अनुसरण करती हैं, ऐसे घूम रही, कुछ समय बाद ना ये सीधे हो जाएगी और ये जो क्षेत्र है, ये वाला, ये झेलम नदी का ही पानी है, तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा पानी से भर जाएगा, पूरा का पूरा क्षेत्र पानी से भर जाएगा ये, और ये नदी से अलग हो जाएगी। तो झेलम नदी में यही हुआ है कि पहले झेलम नदी बहुत ज्यादा विसर्पण करने वाली नदी थी, बाद में फिर ये अपने सीधे रास्ते चली गई और ये क्षेत्र अलग हो गया, और ये अलग हो गया और यही कहलाई भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वूलर झील। तो झेलम नदी में ही है वूलर झील। और कोई झील नदी से टूटकर अलग हुई है तो इसको बोलते हैं गोखुर झील। तो वूलर झील एक प्रकार का गोखुर झील का एग्जाम्पल है, और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली झील है। मीठे पानी का मतलब जिसका पानी खारा नहीं, उसको मीठा पानी बोलते हैं, साफ पानी, ठीक है। ये ऐसा है, ये प्राकृतिक रूप से सीमा बनाती है भारत एवं पाकिस्तान का, और इसी पर है वूलर झील। इसी पर कौन सा झील है? वूलर झील। और झेलम नदी के किनारे ही श्रीनगर है, वूलर झील के पास ही श्रीनगर है ना। अब इसके बाद फिर हम अगली नदियों को देखते हैं, चिनाब को। तो यहां पे एक दर्रा मिलेगा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा एकदम। ये देखिए बारालाचा दर्रा, यहां से 2 नदियों की धार निकलती है, एक है चंद्रा और दूसरा है भागा।
चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा की संयुक्त धारा ही कहलाती है चिनाब। और चिनाब नदी सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की, यह चिनाब नदी, यह सबसे लंबी सहायक नदी है सिंधु की, याद रखना इसको। सतलज नहीं है लंबी, यह भी विसर्पण करती है, यह सबसे लंबी सहायक नदी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, सबसे लंबी सहायक नदी सिंधु नदी की। ये चंद्रा एवं भागा के नाम से बारालाचा दर्रे के पास से निकलती हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। ये जम्मू कश्मीर से निकल रही है, ये सीधे के सीधे तिब्बत से निकल रही है, ये निकल रही है हिमाचल प्रदेश से। अब यही पास है रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रे के निकट में है रोहतांग दर्रा, ये भी हिमाचल प्रदेश में है। तो इस रोहतांग दर्रे से व्यास नदी निकलती है, रोहतांग दर्रे से निकलती है व्यास नदी। और व्यास नदी एकमात्र ऐसी नदी है सिंधु नदी की सहायक नदियों में जो कि पाकिस्तान प्रवेश नहीं करती, ये भारत में ही सतलज नदी को अपना जल दे देती है भाई। अब बात करते हैं सतलज नदी का। सतलज नदी तो मानसरोवर झील के नीचे में आपको दिखाई देगा राकसताल झील। ये मानसरोवर झील का ही हिस्सा मानो इसको। तो राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी, और सतलज नदी शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। अब बार बार दर्रे का प्रयोग हो रहा है तो आपको पूछना चाहिए कि सर ये दर्रा क्या होता है। हाँ जी, शिवकिला दर्रा से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में आ गई है। दर्रा क्या होता है मालूम? ये पर्वत आपको लगातार दिखाई देंगे, अचानक से कुछ गैप दिखाई देगा, फिर से पर्वत दिखाई देंगे, तो पर्वतों के मध्य का प्राकृतिक रास्ता दर्रा कहलाता है। ऐसे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, बीच में रास्ता दिखाई दे रहा है, तो पर्वतों के मध्य का रास्ता क्या कहलाता है? दर्रा। इसको किसी आदमी ने नहीं बनाया है। सतलज नदी बोली कि मेरे रास्ते में तुम नहीं आ सकती, मैं पूर्ववर्ती नदी हूं। समझ रही हो? समझ रहे हो? तो सतलज नदी के रास्ते में आने वाले पहाड़ों के काट के आगे बढ़ गई है, इस कारण इसको पूर्ववर्ती नदी बोल रहे हैं। और जिस रास्ते से भारत में प्रवेश कर रही है उस जगह का नाम है शिवकिला। तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है शिवकिला दर्रा से। उसके बाद फिर ये आगे चलती है, तो जब ये पंजाब पहुंचती तो पंजाब से इससे मिल जाती है व्यास। पंजाब में, पंजाब में कपूरथला के पास व्यास नदी सतलज नदी में मिलती है, जो कि हरि के नामक स्थान है। और यही पास से एक नहर बनाया गया है भारत में, जो कि भारत की सबसे लंबी नहर है, जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी नहर। जिसके कारण आपको राजस्थान के गंगानगर जिले में सबसे बड़ा भारत देश का फार्म हाउस देखने को मिलेगा। वो रेगिस्तान क्षेत्र पूरा हरा भरा दिखाई देगा इंदिरा गांधी नहर के कारण। तो जहां पे सतलज नदी पर व्यास आकर मिली है ना, वहीं से ये नहर निकलती है। इसके बाद फिर ये आगे बढ़ जाएगी सतलज नदी। और ये सारी की सारी जो नदियां हैं ये पंचनद कहलाती हैं, और यही क्षेत्र कहलाता है पंजाब। और ये सारी की सारी नदियां सिंधु नदी में जाकर मिलती हैं। सभी नदियों का पानी अब ये लेकर जा रही है, तो सभी नदियों का पानी पाकिस्तान में। तो ये सभी नदियां पाकिस्तान के मिठानकोट में सिंधु नदी को अपना जल समर्पित कर देती है। उसके बाद फिर ये सारी पानी को लेकर सिंधु नदी अरब सागर में विसर्जित हो जाती है। क्लियर है बच्चों? चलिए एक चीज और देखो, यहां पे रोहतांग दर्रे से ही, यहां पे रोहतांग दर्रे से ही रावी नदी निकलती है। हाँ, ये लो, ये रावी नदी रोहतांग दर्रे से ही निकल रही है। तो अब देखो, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, ये नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं, और इनको ही कहा जाता है पंचनद। इन नदियों को पंचनद कहते हैं। झेलम, चिनाब,
रावी, व्यास, सतलज, इन पंचनद का क्षेत्र ही पंजाब कहलाता है। ठीक है ना। अब दो नदियों के बीच का मैदानी क्षेत्र या दो नदियों के बीच का उपजाऊ मैदान, उपजाऊ क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? दोआब। यहां पे जैसे पहला दोआब मैं आपको बता रहा हूं झेलम और चिनाब के बीच में, इन दोनों के बीच में जो उपजाऊ मैदान है इसको बोलते हैं चेस दोआब। ठीक है। इसके बाद फिर चिनाब और रावी, तो इसके बीच को बोलेंगे रेचना, रेचना दोआब बोलेंगे इसको। ठीक है, फिर याद भी करा देंगे। फिर और विस्त, ये ऐसे दो नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र है जिसे हम अलग अलग दोआब के नाम से जानते हैं। तेज दोआब जो है झेलम और चिनाब में मिलेगा, रेचना दोआब रावी और चिनाब के बीच में मिलेगा, वारी दोआब रावी और व्यास के बीच में मिलेगा, विस्त व्यास और सतलज के बीच में मिलेगा। तो व से वी और स से स, वैसे ही